Hello students, welcome to online classes from St. Wilfred's Law College. Today I am going to tell you about the Order 9 of CPC 1908. Order 9 regarding to the appearance of parties and consequences of non-appearance of parties. जैसा कि हमने डिस्कस किया है लास्ट ऑर्डर में, ऑर्डर 6 रिगार्डिंग अबाउट द प्लीडिंग्स, ऑर्डर 7 रिगार्डिंग अबाउट द प्लेंट विच इज़ गिवन बाय द प्लेंटिफ, एंड ऑर्डर 8 रिगार्डिंग टू द रिटन स्टेटमेंट विच इज़ गिवन बाय द डिफेंडेंट, एंड नाउ ऑर्डर 9, ऑर्डर 5 हमने डिस्कस किया जिसमें रिगार्डिंग टू द समन. तो जब प्लेंट इंस्टीट्यूट किया जाता है बाय द प्लेंटिफ तो हम कहते हैं कि केस जो है इंस्टीट्यूट किया गया है प्लेंट के द्वारा. तो जब प्लेंट जब हो जाता है तो वहाँ पर समन दिए जाता है ऑर्डर 5 में डिफेंडेंट को बुलाने के लिए कि आपके नाम से ये वाद दायर किया गया है, प्लेंटिफ ने दायर किया है और आपको इस क्लेम पर ये रिलीफ उन्होंने मांगे हैं. तो डिफेंडेंट उसको रिप्लाई करता है बाय द रिटन स्टेटमेंट. जब ये सब फॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं तो डिफेंडेंट का जब सर्विस ऑफ समन हो जाता है तो उसमें अपीयर होना होता है विदिन 30 डेज़ जब से सर्विस ऑफ समन हुआ है. तो उसके बाद में हम ये देखते हैं कि पार्टीज़, ऑर्डर 9 में ये बताया है कि पार्टीज़ प्रेजेंट जब होती है या प्रेजेंट नहीं होती है, उनको प्रेजेंट होना है अकॉर्डिंग टू द कोर्ट ने जो डेट डिसाइड की है, जो सर्विस ऑफ समन हुआ है उसके अकॉर्डिंगली डिफेंडेंट को जो मिला है तो उसके अकॉर्डिंगली जो उसको प्रेजेंट होना है पार्टीज़ को, दोनों पार्टीज़ को. तो अगर वो प्रेजेंट नहीं होती है तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, जो केसेस जो दिया हुआ है, जो सूट दिया हुआ है, क्लेम दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं. इसमें ऑर्डर 9 में हम 3-4 जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे, लाइक अपीयरेंस ऑफ पार्टीज़ एंड कंसिक्वेंसेज और नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज़. लाइक पार्टीज़ जब प्रेजेंट होती हैं तो क्या होता है और प्रेजेंट नहीं होती हैं तो क्या होता है, जब प्लेंटिफ प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, जब डिफेंडेंट एब्सेंट होता है तो क्या होता है. इस तरह से हम इस चीज़ को, इस ऑर्डर को डिस्कस करेंगे जिसमें 14 रूल्स दिए गए हैं. नाउ द डिसमिजल ऑफ सूट ऑन नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज़. जब पार्टीज़ नॉन अपीयरेंस हो जाती हैं, एब्सेंट रहती हैं, कोई सी भी पार्टी वेदर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, तो सूट डिसमिस कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है. और उसके खारिज होने के बाद में एप्लीकेशन टू सेट असाइड डिसमिजल ऑर्डर, जो रेमेडी है वो बताई गई है कि जो सेट असाइड कर दिया गया है, डिसमिट कर दिया गया है, उसको सेट असाइड कराने के लिए उस ऑर्डर को, डिसमिजल ऑर्डर को. और इसके अलावा प्रोविज़न टू फाइल फ्रेश सूट ऑन डिसमिजल ऑफ सूट, यानी कि जो सूट डिसमिस किया गया है उसके अलावा जो प्रोविजंस दिए गए हैं टू ब्रिंग अ फ्रेश सूट, एक फ्रेश सूट लाने के लिए बाय द प्लेंटिफ. तो ये रेमेडीज़ इसमें दी गई हैं. ऑर्डर 9 में डिस्कस किया गया है कि पार्टीज़ प्रेजेंट होती है तो क्या होता है, उसका केस आगे कैसे लेके जाता है, फॉरवर्ड करते हैं. और अगर वो प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं, चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे वो डिफेंडेंट हो, दोनों पार्टीज़ हों, अगर वो अपीयरेंस नहीं है, नॉन अपीयरेंस है, तो उनके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे. नाउ लेट स्टार्ट बाय द रूल 1. रूल 1 गिवन दैट बोथ द पार्टीज मस्ट अपीयर बिफोर द कोर्ट ऑन विच डेट समन सर्व्ड अपॉन द डिफेंडेंट इन पर्सन और बाय प्लीडर. यानी कि दोनों पार्टीज़ को कोर्ट में अपीयर होना है, प्रेजेंट होना है, जबकि डिफेंडेंट को जो समन दिया गया है, वो सर्व किया गया है, उसको सर्विस की गई है उस डेट से, उसमें फ़िक्स डेट लिखी होती है कि इस डेट को दोनों पार्टीज़ को वहाँ पर कोर्ट में अपीयर होना है. लेकिन अगर दोनों पार्टीज़ वहाँ पर अपीयर ऑन द सेम डेट अपीयर नहीं हो पाती है तो कुछ ऐसे रीजन्स, सफिशिएंट रीजन्स देने के बाद में भी कोर्ट आगे उसकी डेट को बढ़ा सकता है, पोस्टपोन कर सकता है. नाउ रूल 2 डिफाइन अबाउट द डिसमिजल ऑफ सूट. डिसमिजल ऑफ सूट्स 2 रीजन से हो सकता है. द वन इज समन नॉट सर्व्ड, यानी कि जो सूट है वो खारिज कर दिया जाएगा किस बिहाफ पे, कि ये कहा जाएगा कि जो समन है उसकी तामील, उसकी सर्विस अच्छे से नहीं हुई है, नहीं हो पाई है, बिकॉज ऑफ द रीज़न ऑफ द पे ऑफ द कोस्ट अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 7 रूल 9. यानी कि जो सर्विस ऑफ समन है उसको, जो प्लेंटिफ के द्वारा, हमने ऑर्डर 7 रूल 9 में डिस्कस किया था कि प्लेंटिफ के द्वारा जब समन की सर्विस करवाई जानी है तो उसको
कॉस्ट पे करनी होगी कि कितने जो डिफेंडेंट हैं उनको दिया जाना चाहिए वो। उसके अलावा उसमें जो भी इसकी कॉस्ट है वो लगेगी। अगर वो कॉस्ट पे नहीं करता है तो उसके कारण से भी जो सूट है वो डिसमिस कर दिया जाएगा बाय द कोर्ट। और सेकेंडली ऑर्डर 7 रूल 9 में दिया गया है कि जितनी भी कॉपीज़, जितने भी प्लेन्स, जितने भी डिफेंडेंट होंगे उतनी प्लेंट की कॉपीज़ उसको लगानी होगी। अगर वो प्लेंट की कॉपीज़ नहीं लगा पाता है तो उसके बिहाफ पर भी ऑर्डर 7 रूल 9 में भी डिसमिसल ऑफ सूट्स हो सकता है। नाउ द एग्जेम्पशंस ऑफ डिसमिसल ऑफ सूट, अब ये एग्जाम्प्ट किया गया है, एक छूट दी गई है कि सूट कब डिसमिस नहीं किया जाएगा, जहाँ की डिफेंडेंट खुद से, वह डिफेंडेंट अपीयर सुओ मोटू, खुद से वो अपने आप ही, जब वेदर इसको कि सर्विस ऑफ समन ना हुआ हो, वो खुद से अपने आप ही अपीयर हो जाता है कोर्ट पे, तो कोर्ट केस डिसमिस नहीं करेगा। Now the rule 3 state that both the parties or neither parties appears before the court। सीधी सी बात है कि जहाँ पर दोनों पार्टीज़ कोर्ट में अपीयर नहीं हुई है ऑन द फिक्स डेट, जो डेट कोर्ट ने डिसाइड की है, अगर दोनों पार्टीज़ नहीं आई हैं, प्लेंटिव भी नहीं आया तो डिफेंडेंट भी नहीं आया, तो कोर्ट किसको सुनेगा? तो यहाँ पर कोर्ट उस केस को डिसमिस कर देगा, शैल बी डिसमिस, बट द कोर्ट मे मेक एन ऑर्डर फॉर डिसमिसल ऑफ द सूट, बट मे इट इज़ अ डिस्क्रिशनरी पावर, ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। अगर वो चाहे तो उसको डिसमिस कर सकता है और चाहे तो उसको एडजॉर्न कर सकता है, आगे कोई फर्दर डेट दे सकता है, लेकिन बिहाफ ऑन द सफिशिएंट कॉज ऑफ रीज़न। नाउ रूल 4, रूल 2 और रूल 3 में जो डिसमिसल ऑफ सूट्स बताया गया है रिगार्डिंग टू द पर्टिकुलर रीज़न, तो उस डिसमिसल ऑफ सूट्स में 4 में उसकी रेमेडी दी गई है कि उसमें रेमेडी ये बताई गई है कि अगर कोई सूट डिसमिस कर दिया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ रूल 2, ऑन द बिहाफ ऑफ रूल 3, तो प्लेंटिफ में ब्रिंग अ फ्रेश सूट, यानी कि अगर प्लेंटिफ ये, अगर सपोज यहाँ डिसमिसल ऑफ सूट में ऑर्डर 7 रूल 9 में प्लेंटिफ कॉस्ट पे कर देता है सर्विस ऑफ समन की, या फिर जितने भी प्लेंट की कॉपीज उसको लगानी है वो पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी कर कंप्लीट कर देता है, तो प्लेंटिफ उसको वापस से उस सूट को वापस से ला सकता है, एंड द कोर्ट कैन रिस्टोर द सूट एंड और एडजॉर्न, उसको वापस से रिस्टोर कर सकता है या फिर एडजॉर्न कर सकता है, उसको पोस्टपोन कर सकता है। एंड एप्लीकेशन ऑफ सेट असाइड ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ सूट ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेशंस और सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट फॉर नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज़, यानी कि नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज़ जो थर्ड रूल है वो कह रहा है कि दोनों पार्टीज़ एब्सेंट हैं, तो यहाँ पर रूल 4 में ये रेमेडी है कि अगर दोनों पार्टीज़ कोर्ट को सेटिस्फाइड करवा देती है कि कोई भी सफिशिएंट रीज़न था जिसके कारण हम प्रेजेंस नहीं हो सके, तो वो उस ऑर्डर को, डिसमिसल ऑर्डर को, जो ऑर्डर है उसको डिसमिस कर देगा, जो दिया गया है सेट असाइड कर देगा। नाउ रूल 5 रिगार्डिंग टू द डिसमिसल ऑफ सूट, अगेन वेयर प्लेंटिफ आफ्टर समन रिटर्न अनसर्व्ड फेल्स फॉर 7 days टू अप्लाई फॉर फ्रेश सूट, यानी कि जब डिफेंडेंट पर कोई भी सर्विस ऑफ समन नहीं हुई है तो उसको 7 days का टाइम दिया जाता है कि वो वापस से फ्रेश समन के लिए अप्लाई करे, लेकिन वो तब भी अप्लाई नहीं करता है तो वो फ्रेश सूट ला सकता है, बट इसके लिए एग्जम्पशंस दिए गए हैं कि वो 7 days अगर अप्लाई नहीं कर पाता है 7 days में फ्रेश सूट के लिए, फ्रेश समन के लिए सॉरी, तो वहाँ पर 3 इसके पॉइंट्स दिए गए हैं। जो प्लेंटिफ है वो इसको 3 जो पॉइंट्स हैं इसको कह सकता है कि ही कैन नॉट डिस्कवर द एड्रेस ऑफ डिफेंडेंट डिस्पाइट बेस्ट इंडिव्योर, यानी कि वो कोर्ट में ये कह सकता है प्लेंटिफ कि मैंने डिफेंडेंट का जो एड्रेस है इतना प्रयास करने के बाद भी मुझे डिस्कवर नहीं हुआ है, मुझे नहीं मिला है उसका एड्रेस, इसलिए उसकी सर्विस ऑफ समन ठीक तरह से नहीं हो पाई है। या सेकेंडली ये कह सकता है, वो ये प्रूव कर सकता है कि डिफेंडेंट इज अवॉइडिंग द सर्विस ऑफ समन, यानी डिफेंडेंट खुद से ही उसको अवॉइड कर रहा है, वो सर्विस ऑफ समन जो की गई है उसको अवॉइड कर रहा है। एंड द लास्ट पॉइंट इज द व्हेन सर्विस ऑफ समन नॉट सर्व्ड इज ड्यू टाइम, जो टाइम दिया गया है उसमें सर्विस ऑफ समन नहीं हुआ है, यानी 7 days उसमें भी वो सर्विस ऑफ समन नहीं करवा पाता है नेक्स्ट 7 days में, तो आगे इन सब रीजन्स के बिहाफ पर कोर्ट और भी टाइम एक्सटेंड कर सकती है आफ्टर द 7 days।
और अदरवाइज वो सूट को डिसमिस कर सकती है। ना रूल 5 सब रूल 2 इसमें रेमेडी दी गई है कि इन सब के होने के बाद में भी अगर कोई भी सूट डिसमिस कर दिया जाता है तो द प्लेंटिफ मे ब्रिंग अ फ्रेश सूट, वो वापस से एक नया वाद ला सकता है। Now rules 6 and 7 including when only the plaintiff appears and defendant absent. रूल 3 हमें पढ़ा कि दोनों पार्टीज एब्सेंट हैं लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि रूल 6 और 7 ये कहता है कि प्लेंटिफ तो अपीयर है बट डिफेंडेंट एब्सेंट है, वादी तो उपस्थित हुआ है लेकिन प्रतिवादी एब्सेंट है। इसमें 3 कंडीशंस दी हुई हैं रिगार्डिंग टू द डिफेंडेंट। व्हेन समन ड्यूली सर्व्ड अपॉन डिफेंडेंट, यानी कि प्लेंटिफ अपीयर होने के बाद में ये कह सकता है कि डिफेंडेंट पर जो समन है वो अच्छे से सर्व करवाया गया है, उसके बावजूद भी डिफेंडेंट प्रेजेंट नहीं हुआ है तो कोर्ट क्या करेगा, द कोर्ट शैल हियर द मैटर एंड एक्स पार्टी, उसको एक्स पार्टी कर देगा कोर्ट। नाउ सेकंड कंडीशन है नो सर्विस अपॉन डिफेंडेंट, अगर डिफेंडेंट पर कोई भी सर्विस नहीं हुई है, समन सर्व नहीं किया गया है तो कोर्ट वापस से सेकंड समन इशू करेगा, जो कि हम रूल 5 में पढ़ चुके हैं, उसको 7 डेज में उसको वापस से इसको सर्व कराना होगा। और थर्ड पॉइंट है समन नोट सर्व इन प्रॉपर टाइम, अगर जो प्रॉपर टाइम दिया गया है विद 7 डेज जो दिए गए हैं उसमें भी अगर वो सर्व नहीं हो पाता है तो शैल एडजर्न फॉर नेक्स्ट डेट आफ्टर गिविंग द नोटिस, यानी कि डिफेंडेंट को नोटिस देने के बाद में, जो पार्टीज़ हैं उनको नोटिस देने के बाद में वो नेक्स्ट डेट उसको डिसाइड करेगा, एडजर्न करेगा कि इस नेक्स्ट डेट पर फ्यूचर डेट दी जाएगी कि इस पर हियरिंग होगी, नेक्स्ट हियरिंग इस पर होगी अकॉर्डिंग टू द रूल 6 and 7 when only the plaintiff present and defendant absent. Now rule 7 complete and then rule 8. Rule 8 talk about the procedure when only defendant appear. यहाँ पर क्या प्रोसीजर दिया गया है, केवल डिफेंडेंट अपीयर हो रहा है बट प्लेंटिफ डज नॉट अपीयर। जो भी क्लेम या तो सूट डिसमिस कर दिया जाएगा बट जो रिटन स्टेटमेंट में जो भी क्लेम एडमिट किए गए हैं बाय द डिफेंडेंट, जो भी प्लेंटिफ ने प्लेंट में लिखा है उसमें जो भी क्लेम डिफेंडेंट ने एडमिट किए हैं उसके बिहाफ पर कोर्ट जो है वो ऑर्डर देगा, जजमेंट देगा कि जो डिफेंडेंट ने एडमिट किया है उस एडमिटेड पर द कोर्ट प्रोनाउंस द जजमेंट ऑन क्लेम एडमिटेड बाय द डिफेंडेंट। नाउ रूल 9 रूल 9 इसकी रेमेडी है रूल 8 की। अगर कोर्ट ने सूट डिसमिस कर दिया है तो यहाँ पर सूट के लिए 2 रेमेडीज़ दी गई हैं बट एक रेमेडीज़ ये कहती है कि जो वादी है अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो वो सेम कोज ऑफ एक्शंस पे वापस से फ्रेश सूट नहीं ला सकता अकॉर्डिंग टू रूल 9, ये रेमेडीज़ हैं। सेकंड है कि वो जो सूट डिसमिस किया गया है उसके रिगार्डिंग वो अपील कर सकता है, जो कि सेक्शन 96 सब सेक्शन 2 में दी गई है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपील कर सकता है। एन अपील कैन बी फाइल अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ सूट। नाउ रूल 10 स्टेट दैट वेयर इन सूट देयर आर मोर देन वन प्लेंटिफ, यानी कि जहाँ पर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हैं वहाँ पर सूट किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा कि अगर उनमें से कोई भी एक प्रेजेंट नहीं हो पाता है, ज़रूरी नहीं है कि सब वादी एक साथ प्रेजेंट हो, सपोज़ वहाँ पे चार प्लेंटिफ हैं तो चारों का प्रेजेंट रहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है कोर्ट पर। द कोर्ट कैन परमिट द अदर प्लेंटिफ टू कंटिन्यू विद द सूट and all are present in court as all are present in court, यानी कि कोर्ट इस तरह से परमिशन देगा कि जिस तरह से अगर कोई पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ अदर प्लेंटिफ प्रेजेंट हो रहा है तो जैसे इसी तरह से डील करेगा जैसे कि वो प्रेजेंट जो प्लेंटिफ है वो खुद प्रेजेंट हुआ है। इसी तरह से रूल 11 में डिफेंडेंट के लिए कहा गया है कि जहाँ पर मोर देन वन डिफेंडेंट है तो वहाँ पर डिफेंडेंट को परमिट किया जाएगा कि अगर कोई अदर एब्सेंट रह रहा है तो जो उसके बिहाफ पर प्रेजेंट हो रहा है तो वो सूट उसी तरह से डील किया जाएगा। नाउ द रूल 12 डिस्कस अबाउट द कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉन अटेंडेंस विदाउट सफिशिएंट कोज शोन ऑफ पार्टी ऑर्डर टू अपीयर इन पर्सन, जहाँ पर कोर्ट ने किसी प्लेंटिफ को या डिफेंडेंट को पर्सनली अपीयर होने के लिए कहा है कि उसको खुद को प्रेजेंट होना है और वो प्रेजेंट नहीं हो पाता है और उसके पास
कोई भी सफिशिएंट रीज़न नहीं है दिखाने के कि भाई वो प्रेजेंट क्यों नहीं हो पाया है, तो उसको उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जिस तरह से हमने रूल 2, रूल 3 या आगे के सपोज रूल में किया है। यानी जो इनिशिएटेड है वही चीज़ उसमें की जाएगी जो कि रूल 12 में दी गई है, जहाँ पर कोई भी सफिशिएंट रीज़न नहीं दिया गया उसकी नॉन अपीयरेंस का, पार्टीज़ के नॉन अपीयरेंस का। Now rule 13 and 14 included setting aside ex parte decree। जो ex parte decree यहाँ पर की गई थी कि जो प्रेजेंट नहीं हो पाया है रूल 6 में कि डिफेंडेंट जो प्रेजेंट नहीं हो पाया है तो पार्टीज़ के प्लेंटिफ के फेवर में ex parte डिग्री गई थी, तो डिफेंडेंट को यहाँ पर रेमेडी दी गई है कि if court comes ex parte decree application by the defendant to court which proceed ex parte decree to set aside ex parte decree। यानी कि जो जिस कोर्ट ने ex parte डिग्री दी है उस कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है डिफेंडेंट कि जो ex parte डिग्री दी गई है उसको सफिशिएंट कॉज ऑफ एक्शंस पर सफिशिएंट रीज़न देने के बाद में वो ये कह सकता है कि मेरे ऊपर समन जो ड्यूली सर्व नहीं किया गया था, प्रॉपर टाइम में सर्व नहीं किया गया था या सर्व्ड ही नहीं किया गया था, इस तरह से वो सफिशिएंट रीज़न देने के बाद में जब कोर्ट को सेटिस्फाइड कर देता है तो उस ex parte डिग्री को डिसमिस कर दिया जाता है और उसके बाद में कोर्ट कोई भी डेट फिक्स कर देता है, फ्यूचर डेट फिक्स कर देता है जिससे कि आगे की हियरिंग हो सके और जो भी आगे जो कॉस्ट दी जानी है, जो भी खर्चे किए जाने हैं वो डिफेंडेंट के द्वारा पे किए जाए। तो यहाँ पर ऑर्डर 9 रूल 13 सेट असाइड द डिग्री ऑफ ex parte डिग्री के बारे में बताया गया है। इस तरह से ऑर्डर 9 डिस्कस करता है कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों प्रेजेंट होते हैं तो क्या होता है, दोनों में से कोई भी एक एब्सेंट या एक प्रेजेंट होता है तो क्या होता है। इस तरह से ये ऑर्डर अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ द नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज के बारे में बताता है। नाउ दिस लेक्चर हैज़ बीन कंप्लीटेड, वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑर्डर 10। थैंक यू। At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.